अच्छा जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देयर सेइंग सल्फर S8 reacts with chlorine to form several different chlorides. The most common are S2Ce2, S2Cl2. Okay, the most common are S2Cl2 and HCl2. ठीक है, HCl2 forms when sulfur reacts with an excess of chlorine. This is sulfur. This is reacting with excess of chlorine, and I'm forming S2Cl2, right? And जब मैं S2Cl2 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, I'm going to form HCl2. ठीक है, फिर हम उसे कहते हैं कैलकुलेट दी enthalpy change of formation of HCl2. You may find it useful to use a Hess law to construct the energy cycle. अब मेरे पास मुझे जो है ना HCl2 का वो देखना है। अब बहुत आसान रिएक्शन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं पहले नीचे, या कॉपी भी नहीं करते हैं बल्कि कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा ना वो हो जाएगा थोड़ा। आपको निकालना है क्या, यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2। यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2। ठीक है जी, मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2 निकालना है। ये मेरा रिएक्शन है S2Cl2 प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग 2 2HCl2। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन को देखें, तो ये वाला जो रिएक्शन है मेरे पास, इसमें बेसिकली मेरे पास S8 है, Cl4 है, और मैं C2Cl2 बना रहा हूँ, राइट? अगर आप इस रिएक्शन को देखो, दिस रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। इसको देखें, S8 प्लस Cl2 4 S2Cl2। ओके, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मेरे पास क्या है, -58.2 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अब जरा इस रिएक्शन को गौर से देखें और मुझे बताएं, अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 कर दूं, ठीक है, सी यहाँ पर रिएक्शन है ना। अगर मैं इस रिएक्शन को पकड़ता हूँ, ऊपर आता हूँ जल्दी से, तो मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 करता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, सो आई एम गोना फॉर्म 1/4 ऑफ एसिड प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, Cl2 फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ S2Cl2, राइट? ये अगर आप देखें तो बैलेंस भी है, Cl2 बेटा यहाँ है, यहाँ पे 1/4 टाइम्स 8 जो है ना, 1/4 टाइम्स 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो ये 2 सल्फर है मेरे पास, 2 सल्फर है। ठीक है जी, मेरे पास 2 सल्फर है। एंड अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो ये Cl2 है, ये S2Cl2 है, ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। तो अब मुझे बताएं, ऑफ कोर्स मैं इस रिएक्शन को जब डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, तो मैं एंथैल्पी चेंज को भी डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो एंथैल्पी चेंज बस -58.2, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है प्लीज, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 14.55 नेगेटिव। 14.55 ना, तो ये मेरे पास एंथैल्पी चेंज आ गया, -14.55। अब मुझे बताएं, क्या ये रिएक्शन, हसीब आप बताएं, क्या ये रिएक्शन बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2 नहीं लग रहा, यस और नो? यस। बिल्कुल लग रहा है, राइट? अब ना, ये मेरा दूसरा रिएक्शन, इसको पिक करते हैं। ये हमारा मेजर एक रिएक्शन था, जिसकी उन्होंने मुझे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई थी, विच वाज -40.6। ठीक है, इसकी वैल्यू थी -40.6। मैंने यहाँ -40.6 प्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और ये ऐसा आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बेटा यहाँ 2 जो लगा हुआ है मेरे पास, राइट? अब जल्दी से आते हैं, ये जो रिएक्शन है, दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, इसकी वैल्यू क्या है, -14.5 है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली
इज इक्वल्स टू -14.55 आ जाएगा। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, सो इट्स गोना बी 2 टाइम्स कि जो SCl2 है ना मेरे पास, ये रहा, दिस इज दिस थिंग SCl2, तो ये बेसिकली -40.6 आ रहा है SCl2। तो मैं 2 टाइम्स -40.6 कर दूंगा, ठीक है। सो या ये मेरे पास वो आ जाएगा। एंड अगेन, बल्कि रुके, निकालना क्या था मुझे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SCl2 ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SCl2 निकालना था। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया एंथैल्पी चेंज ऑफ SCl2। रुको रुको रुको, अरे नहीं ना, ये तो कहाँ निकाला, ओ माय डेज, वेट वेट वेट, माय बैड माय बैड। हाँ जी, ये देखें ये देखें, ये जो ये वाला रिएक्शन है, दिस वन, ये जो ये वाला है, ये इसमें आप देखो, C2H2, ये बल्कि S होता है ना, हाँ सल्फर Cl2 के साथ जाकर के SCl2 बना रहा है, राइट। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है -40। एंड अब देखो, मैंने दो ऑग बनाए थे, एक तरफ मैं इसको फॉर्म करता एक तरफ मैं इसको फॉर्म करता, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2 मैंने यहाँ पे देखा था, विच वाज -14.5। एंड इसका एंथैल्पी चेंज मुझे निकालना है, तो इट्स गोना बी x, 2x, ओके। एरोस बना लेते हैं, पहले हम अपने रूट्स डिफाइन कर लें। ये रिएक्टेंस हो गए भाई, तो ये क्या बन गया, ये रिएक्टेंस हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए, दिस इज गोना बी माय R1, ये R1 आ गया, और ये मेरे पास R2 आ गया। सो R1 इक्वल्स टू R2, R1 की वैल्यू क्या है, -40.6, R2 की वैल्यू क्या है, इसमें नीचे जाना है, इधर जाना है, फिर ऊपर जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ ऊपर जा रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये -14.5 से मैं इसको +14.55 कर दूंगा, और फिर जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा, ठीक है। सो -40.6 -14.55 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू, निकाले जरा इसकी वैल्यू बताएं प्लीज जल्दी से। -27.575। नेगेटिव, ये 2 से डिवाइड करने के बाद बता रहे हैं ना, जी जी। -27.575 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है जी। अल्लाह अल्लाह खैर से ना, थोड़ा काम हो गया। मुझे बताएं, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला, सबको क्लियर है, बात समझ आ रही है। जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देयर सेइंग सल्फर एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सेवरल डिफरेंट क्लोराइड्स, द मोस्ट कॉमन आर S2Ce2 S2Cl2, ओके, द मोस्ट कॉमन आर S2Cl2 एंड HCl2, ठीक है। HCl2 forms when sulfur reacts with an excess of chlorine, this is sulfur, this is reacting with excess of chlorine and I'm forming S2Cl2, right। और जब मैं S2Cl2 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा, I'm going to form HCl2, ठीक है। फिर वो मुझसे कहते हैं कैलकुलेट दी enthalpy change of formation of HCl2, you may find it useful to use a Hess law to construct the energy cycle। अब मेरे पास मुझे जो है ना HCl2 का वो देखना है। अब बहुत आसान रिएक्शन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं पहले नीचे, या कॉपी भी नहीं करते हैं, बल्कि कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा ना वो हो जाएगा थोड़ा। आपको निकालना है क्या, यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2, यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2, ठीक है जी। मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl2 निकालना है। ये मेरा रिएक्शन है S2Cl2 प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग 2 टू SCl2, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन को देखें, तो ये वाला जो रिएक्शन है मेरे पास, इसमें बेसिकली मेरे पास S8 है, Cl4 है, और मैं C2Cl2 बना रहा हूँ, राइट। अगर आप इस रिएक्शन को देखो, दिस रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस, इसको देखें, S8 प्लस
Cl2 4 S2Cl2। ओके, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मेरे पास क्या है, -58.2 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अब जरा इस रिएक्शन को गौर से देखें और मुझे बताएं, अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 कर दूं, ठीक है, सेम अगर रिएक्शन है ना, अगर मैं इस रिएक्शन को पकड़ता हूँ, ऊपर आता हूँ जल्दी से, तो मैं इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 4 करता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, सो आई एम गोना फॉर्म 1/4 ऑफ एसिड प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, Cl2 फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ S2Cl2, राइट। ये अगर आप देखें तो बैलेंस भी है, Cl2 बेटा यहाँ है, यहाँ पे 1/4 टाइम्स 8 जो है ना, 1/4 टाइम्स 8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो ये 2 सल्फर है मेरे पास, 2 सल्फर है, ठीक है जी, मेरे पास 2 सल्फर है। एंड अगर हम बात करते हैं इन सब की, तो ये Cl2 है, ये S2Cl2 है, ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। तो अब मुझे बताएं, ऑफ कोर्स मैं इस रिएक्शन को जब डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, तो मैं एंथैल्पी चेंज को भी डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो एंथैल्पी चेंज बस -58.2, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है प्लीज, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 14.55 नेगेटिव। 14.55 ना, तो ये मेरे पास एंथैल्पी चेंज आ गया, -14.55। अब मुझे बताएं, क्या ये रिएक्शन, हसीब आप बताएं, क्या ये रिएक्शन बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2 नहीं लग रहा, यस और नो? यस। बिल्कुल लग रहा है, राइट। अब ना, जो ये मेरा दूसरा रिएक्शन है, इसको पिक करते हैं। ये हमारा मेजर एक रिएक्शन था, जिसकी उन्होंने मुझे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई थी, विच वाज -40.6, ठीक है, इसकी वैल्यू थी -40.6। मैंने यहाँ -40.6 प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SCl2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और ये S आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बेटा यहाँ 2 जो लगा हुआ है मेरे पास, राइट। अब जल्दी से आते हैं, ये जो रिएक्शन है, दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, इसकी वैल्यू क्या है, -14.5 है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली इज इक्वल्स टू -14.55 आ जाएगा। इस वाले केस की अगर मैं बात करूँ, सो इट्स गोना बी 2 टाइम्स, ये जो SCl2 है ना मेरे पास, ये रहा, दिस इज दिस थिंग SCl2, तो ये बेसिकली -40.6 आ रहा है SCl2, तो मैं 2 टाइम्स -40.6 कर दूंगा, ठीक है। सो या ये मेरे पास वो आ जाएगा, एंड अगेन, बल्कि रुके, निकालना क्या था मुझे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SCl2 ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SCl2 निकालना था, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, एंथैल्पी चेंज SCl2, रुको रुको रुको, अरे नहीं ना, ये तो कहाँ निकाला, ओ माय डेज, वेट वेट वेट, माय बैड माय बैड, हाँ जी, ये देखें, ये वाला रिएक्शन है, दिस वन, ये जो ये वाला है, ये इसमें आप देखो, C2S2, ये बल्कि S होता है ना, हाँ सल्फर, Cl2 के साथ जाकर के SCl2 बना रहा है, राइट। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है -40, एंड अब देखो मैंने दो ऑफ बनाए थे, एक तरफ मैं इसको फॉर्म करता एक तरफ मैं इसको फॉर्म करता, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2Cl2 मैंने यहाँ पे देखा था, विच वाज -14.5, एंड इसका एंथैल्पी चेंज मुझे निकालना है, तो इट्स गोना बी x 2x, ओके। एरोस बना लेते हैं, पहले हम अपने रूट्स डिफाइन कर लें, ये रिएक्टेंस हो गए भाई, तो ये क्या बन गया, ये रिएक्टेंस हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए, दिस इज गोना बी माय R1, ये R1 आ गया, और ये मेरे पास R2 आ गया, सो R1 इक्वल्स टू R2, R1 की वैल्यू क्या है, -40.6, R2 की वैल्यू क्या है, इसमें नीचे जाना है, इधर जाना है, फिर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे बेसिकली
ये चीज ऊपर जा रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये -14.5 से मैं इसको +14.55 कर दूंगा। और फिर जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, सो -40.6 माइनस 14.55 इक्वल्स टू 2x। x इक्वल्स टू, निकाले जरा इसकी वैल्यू बताया प्लीज जल्दी से। -27.575। नेगेटिव, ये 2 से डिवाइड करने के बाद बता रहे हैं ना। जी जी। -27.575 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर से ना, थोड़ा काम हो गया। मुझे बताएं, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, सबको क्लियर है, बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. Anyways, question is saying that oxidation of ethane diode ions by acidified magnate is very slow at room temperature. Mn2 plus ions catalyze this reaction. Okay. अच्छा ये देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा इसको गौर से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन डायोड आइंस है ना, ये इथेन डायोड आइंस ये रहे बाय मैग्नेट 7 आइंस, ये जो मेरे पास KMnO4 वाला है, इज वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। फिर वो कह रहे हैं कि देखें जो Mn2 प्लस आइंस है ना, दे कैटलाइज दिस रिएक्शन। पता है क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जरा देखें। इस रिएक्शन में आपके पास ना MnO4 रिएक्ट करके C2O5 बना रहा है एंड ये फॉर्मिंग Mn2 प्लस। ये जो Mn2 प्लस फॉर्म हो रहा है ना, ये आपके पास जो ये चीज फॉर्म होगी, ये आगे से जो है ना आपके फिर क्या करेगा, इस रिएक्शन को मजीद कैटलाइज करेगा, मतलब वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एज कैटलिस्ट। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, विच ग्राफ शोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस वेरीज आफ्टर ईथेन डॉट आयंस आर एडेड। तो आपके पास जो है ना बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 आयंस का आपको ग्राफ बनाना है। अगर आप यहाँ पे देखें, यूजुअली मेरे पास ना जो ग्राफ्स बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि आपके पास ना जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली किसी भी चीज़ की ना, क्योंकि देखें ये आपके रिएक्टेंट है, तो आपके पास यूजुअली कंसंट्रेशन ना डिक्रीज ही हो रही होती है, इजंट इट? तो आपके पास बेसिकली जो ग्राफ बनते हैं वो यूजुअली डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग कर वाले ही ग्राफ बनते हैं। बट यहाँ पे मतलब देखो, अगर यूजुअल मैं बताऊँ ना, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट ना होती कि Mn2 प्लस आइंस कैटलाइज दिस रिएक्शन, देन आई वुड हैव गॉन फॉर पार्ट सी। ठीक है, तो फिर मैं पार्ट सी को ऑप्ट करता। बट पार्ट मेरे पास, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट है ना कि Mn2 प्लस आइंस वो मेरे रिएक्शन को कैटलाइज करें, मतलब कि माई आइंस आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो ये Mn2 प्लस आइंस क्योंकि एज कैटलिस्ट एक्ट करे ना, तो इसमें ऐसा होगा कि आपके पास जो है ना पहले जो समझो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पहले पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो आपके पास जो है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नेट आइंस है ना, वो और ज्यादा जो है ना डिक्रीज होंगी। डू यू अंडरस्टैंड मी? सबसे पहले तो मैं देखें पार्ट ए और पार्ट डी को तो कैंसिल ही कर दूंगा। उसका रीजन क्या है कि इसमें मैग्नेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, राइट? यस और नो? ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। ये तो मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे पार्ट ए और पार्ट डी। अब पार्ट सी और पार्ट बी का इशू है। अगर देखें ये वाली स्टेटमेंट ना होती, देन वी वुड हैव गॉन फॉर पार्ट बी, पार्ट सी सॉरी। अगर ये Mn2 प्लस आइंस कैटलाइज रिएक्शन वाली स्टेटमेंट ना होती, देन वी वुड हैव गॉन फॉर पार्ट सी। बट अभी आपके पास जो है ना, sir, you are saying something. I can't hear since the starting of the meeting. Okay. Guys, can you hear me? Am I audible? यस। Yes, sir. तो पार्ट ए और पार्ट डी तो मेरा सबसे पहले गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जो है ना, क्योंकि इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। बट अगर मैं पार्ट सी की बात करता हूँ तो पार्ट सी भी मेरा गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि पार्ट सी एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि आपके पास ना जो मैग्नेट आइंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तो वो मेरे रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, मतलब वो मेरे इस रिएक्शन के अंदर एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। सो माय प्रोडक्ट्स जो मेरे फॉर्म हो रहे हैं वो बेसिकली रिएक्शन को कैटलाइज करें, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जो कॉन्सेंट जो स्टीपनेस है ऑफ द ग्राफ वो और बढ़ती रहेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पार्ट बी हो जाएगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो इनिशियली माई ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, राइट? मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो क्योंकि मेरे पास Mn2 प्लस बढ़ने जा रहे हैं ना, तो यू कैन सी के स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ इंक्रीज हो रही है। क्योंकि ये वाले जो अगर आप इस हिस्से का ग्रेडियंट देखोगे ना, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा, लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि इस हिस्से का ग्रेडियंट निकालें और इस हिस्से का ग्रेडियंट निकालें, तो ये वाले हिस्से का हायर ग्रेडियंट होगा।
हायर ग्रेडिंग इसलिए होगा बिकॉज अब आपके पास जो Mn2+ फॉर्म हो रहा है ना, वही आपके रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो अगेन आपके पास जो है ना, इट वुड माय ऑप्शन इज पार्ट बी। द ओनली कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस होल रिएक्शन, दिस होल क्वेश्चन इज दैट कि मैं जो मेरे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वही मेरे रिएक्शन को आगे से कैटलाइज करेंगे, एज मतलब मेरे रिएक्शन के अंदर एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेंगे। ठीक है जी, अंडरस्टूड, बात समझ आ रही है, आगे चलें। जी। बाकी सबको भी क्लियर है? ओके। एंड Umar, Hasib, Hassan, Yes. Arfa, guys, got it? Arfa, can you hear me now? हसीब, हसन, आप लोग को आवाज आ रही है? और उमर, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हसन, am I audible? I hope so I am. फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है, जरा जल्दी इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज सेइंग दैट which reaction will give the best yield of 1 chloropropane। तो मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, क्लोरीन गैस विद प्रोपीन गैस, प्रोपेनॉल विद डाइल्यूटेड NaCl। अभी ये छोड़ दें, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, आप लोग को पता नहीं है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, इसको कटाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को छोड़ें, इसको हम रहने देते हैं। ओके, ओके। अच्छा जी। एंड उसके बाद आपने 6.2 में 6, से 2। अच्छा एनर्जेटिक्स के भी क्वेश्चंस कर लिए? जी। हाँ, एनर्जेटिक्स की भी जो भी क्वेरीज है ना, वो भी बताएं अभी, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन भी नंबर तो 2 पे नहीं है। आते हैं। उनमें कुछ भी नहीं है? नहीं है, है तो सही, पर मैंने लिखी भी नहीं है अपने हाँ, तो पास। अभी देख लीजिएगा ना, कोई मसला नहीं है, अच्छा हम भी जी। देख लेते हैं। They're saying X, Y, and Z represents different halogens. The table shows the result of 9 experiments in which aqueous solutions of X2, Y2, and Z2 were separated, were separately added to separate aqueous solutions containing this ions. Okay. दोबारा देखेंगे, ये जरा अच्छा रिएक्शन कुछ लग रहा है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट डिफरेंट हैलोजेंस, ये तीनों डिफरेंट हैलोजेंस है। द टेबल shows the table shows the results of 9 experiments in which aqueous ions like X2, Y2, Z2 were separately added to separate aqueous solutions। ठीक है, मैंने उनको separate aqueous solutions के अंदर ऐड करा है, और मेरे पास ये सारा सीन हुआ है। वो कह रहे हैं which row of the following table contains the in order of decreasing strength of reducing agent। अच्छा देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन है रिलेटेड तो ग्रुप 17 से, लेकिन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अभी भी करने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले मुझे बताएं, ये लेट्स से मैं ना फ्लोरीन की बात करता हूँ, ये फ्लोरीन, भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेरे पास फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन और बड़ा होगा ऑफ कोर्स, राइट। ठीक है, मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, मैं ना डायरेक्ट नीचे वाले को बना रहा हूँ। फ्लोरीन को बनाते हैं और आयोडीन को बनाते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑफ कोर्स अलोंग द लाइन होंगे, छोटे बड़े टाइप होते रहेंगे। अब आप मुझे ये छोटी सी बात बताओ कि ये जो मेरे पास अगर मैं बेसिकली इन सब के आगे इलेक्ट्रॉन को लेकर आता हूँ, तो फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, या आयोडीन ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? हु विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर आयो स्ट्रांगली? आयोडीन। आयोडीन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। आरफा को ये लगता, सॉरी आयशा को ये लगता है। बाकी बताएं, उमर, हसीब, आप लोग बेटा, व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा? आई फील लाइक फ्लोर फ्लोरीन कर फ्लोरीन, पाएगा। क्यों फ्लोरीन क्यों कर पाएगा? क्योंकि वो क्लोज है। बिल्कुल। तो आई एम गोना से, क्योंकि देखें ना, आप खुद देखें आयशा, फ्लोरीन का जो है ना न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना कम है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, आयोडीन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगी, राइट। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, और देयरफॉर वी कैन से कि विल इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, इट विल इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। वो बहुत जल्दी से जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब देखें, अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, तो फिर हम क्या बात बोलेंगे? देखें, हमारे पास ऑयल से हमको याद करना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मेरा जो फ्लोरीन है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी से ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो वेरी क्विकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, वेरी क्विकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। फ्लोरीन क्या हो रहा है सर, बहुत जल्दी मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर फ्लोरीन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज, अच्छा मुझे बता, ये बात बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है, मैं बैड,
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन वेरी क्विकली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, तो वेरी क्विकली आई एम गोना से वेरी क्विकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर हम ये एक बात कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है। अब मुझे बताएं, अगर वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है तो कहना से वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वैसे मैं बताऊं, इसमें ना पूरा केस बताना पड़ेगा, आइंस का भी और उनका भी। रहने देते हैं, बहुत ख्वारी वाला क्वेश्चन है, बिकॉज आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो फ्लोरीन जो होते हैं ना, जैसे आपके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। हाइड्रोजन इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है, तो वो बेसिकली एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, ये हैलाइड आयन की, तो हैलाइड आयन बेसिकली क्या करते हैं, जो हैलाइड आयन्स होते हैं ना ये वाले, इनका काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके दोबारा हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हैलाइड आयन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो बिहेव करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये ना बड़ी ख्वारी वाला केस है, ये दोनों केसेस बना के सारा कराना पड़ेगा। ग्रुप 17 में ही करेंगे, छोड़ो बेटा इसको, नहीं आता ये। मतलब बेसिकली अगर आपके मिड टर्म्स वगैरह में भी ग्रुप 17 इंक्लूडेड है फिर तो आने की पॉसिबिलिटी है, वरना तो ये अभी नहीं आएगा। इंशाल्लाह इसको ग्रुप 17 में देखेंगे। मतलब मैं सोच रहा था पहले करा दूं, लेकिन ये बहुत ख्वारी वाला काम हो जाएगा। ओके सर। मतलब और बताएं एमसीक्यूज में भाई। बस एमसीक्यूज में यही है, फिर P2 का एक है। रीडॉक्स के और किसी को कुछ नहीं पूछना? अच्छा हसीब, आप अभी इसके क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे, लाइक ये जो रीसेंट चैप्टर्स हम कर रहे हैं। सर इसके P2 किए मैंने, P1 एनर्जेटिक्स की किए हैं, P2 P1 इसके नहीं किए मैंने रिडॉक्स। तो वो कब करोगे यार? सर जैसे ही ये P2 रिडॉक्स के हो जाएगा फिर ये भी कर लूंगा। उमर आप बताओ, आपने कुछ करे हैं क्वेश्चंस? जी। मुझे बताओ क्या क्वेरीज हैं। एनर्जेटिक्स पे एक मिनट, P2 पे P1 के कुछ नहीं पूछना? P1 एक मिनट। अच्छा आयशा आप बताएं, आपको एनर्जेटिक्स के P1 से कुछ पूछना है? फिर देख के फिर बताऊंगी आपको। लाइक कहाँ देखेंगी? लाइक आपने कहीं पे कुछ, मैंने राइट डाउन नहीं किया ना। तो अगर रजिस्टर वगैरह में देखना है तो जल्दी से देख लें। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ना सॉल्व करवाना था, वो भी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 14 किसी ने करा है क्या? जल्दी, अगर आयशा पॉसिबल है अभी जल्दी से देख लें, ताकि जो भी क्वेरीज है उनको निपटाते हैं, फिर लेके आता हूँ, जी सर, बस मैं देख रही हूँ। मैं ना इसका एक मिनट को, एनीवेज ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अ ब्यूटेन बर्नर इज यूज्ड टू हीट वाटर, द एमआर ऑफ ब्यूटेन इज 58, द एमआर ऑफ ब्यूटेन is 58. Enthalpy change of combustion is this, and 250 grams of water is heated to 12 to 100 degrees Celsius temperature. The burner transfers 47% of the heat released from the from the burning fuel to the water. Assume that the butane undergoes complete combustion and none of the water evaporates. What is the minimum mass of butane that must be burned? अच्छा जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम इसमें ये कहेंगे कि देखें भाई, आपके पास सीन क्या है, दैट यू हैव अ ब्यूटेन बर्नर। आपके पास ना एक बंसन बर्नर है समझो, और उसके अंदर आपने ना गैस की जगह यू आर यूजिंग ब्यूटेन, ओके? यू हैव अ ब्यूटेन बर्नर एंड उसके टॉप पे यू हैव दिस वाटर स्टफ।
यू हैव दिस वाटर स्टफ, ओके, एंड आपने बेसिकली आप इसको हीट करें, ठीक है, और वाटर जो है ना वो आपसे कह रहे हैं कि जो वाटर है ना इसका टेम्परेचर 10 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना दूसरी उन्होंने बताया कि जो वाटर है उसका मास basically 250 grams. Now they're saying the burner transfers 47% of the heat released from the burning fossil fuel to the water. आपके पास जो 47% ऑफ द हीट रिलीज हुई है ना वो बेसिकली कहाँ चली गई है अब जरा ये बात को समझिएगा। द बर्नर ट्रांसफर्स 47% ऑफ द हीट रिलीज फ्रॉम बर्निंग फ्यूल टू द वाटर। मतलब कि देखो ये जो बर्नर बेसिकली इसको हीट कर रहा है ना, तो इस बर्नर में बिकॉज ऑफ कोर्स आप ब्यूटेन को बर्न कर रहे हैं तो आपको हीट एनर्जी मिल रही है। तो ब्यूटेन को बर्न करने से अगर एक एनर्जी रिलीज हो रही है एक्स, मैं ये कहूंगा कि देखें सर, ब्यूटेन को मैं क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ, और उससे जो है ना एक एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ब्यूटेन को बर्न करने से एक एनर्जी रिलीज हो रही है। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना उसको मैं कह रहा हूँ एक्स। वो एक्स मेरे पास 100% है। वो कह रहे हैं उसका सिर्फ 47% जो है ना वो आपके पास बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है ऑफ द हीट रिलीज फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल ऑफ वाटर। वो बेसिकली आपके पास ये जो हीट है ना ये आपके पास जा रही है टू वाटर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है। मुझे बताया आपको केस समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसके अंदर, यस और नो? जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? है हसीब क्लियर है, उमर क्लियर है, हसन क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। बेसिकली जो बर्नर है ना वो अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है ना तो वो 100% है, उसका सिर्फ 47% हम वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। उमर कैन यू हियर मी, एम ऑडिबल? रिस्पॉन्ड Yes, करना sir. जल्दी। यू Yes, sir. अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि क्या कह रहे हैं कि Yes. 47% क्या हो रहा है, पानी को ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए सर बात ऐसी है, मेरे पास पानी का मास है, आई वी हैव दिस फार्मूला Q इज इक्वल्स टू mc delta theta. What is the mass of water? My mass of water is 250 grams. What is the value of C? C की वैल्यू हमें पता है 4.18 होती है। And change in temperature. Final temperature was 100, initial temperature was 10. प्लीज मुझे कोई इसका आंसर सर बताएं। 12 था, 100 10 नहीं था। 12. 12, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी से इसका आंसर बताएं कोई। सर 91,960। 91,000, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये बेसिकली आंसर आ रहा है हमारे पास जूल्स के अंदर। देखो ये जो आपके पास हीट एनर्जी आ रही है ना ये वो एनर्जी है जो विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। ये वो एनर्जी है जिस जो बेसिकली कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। पानी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा था, लाइक इवेपोरेट नहीं, वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे गया। अब देखो ये जो एनर्जी पानी एब्जॉर्ब करे ना दिस इज योर 47%। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखें सर, ये जो एनर्जी है मेरे पास 91960, ये 47% ऑफ द एनर्जी रिलीज है। 100 एनर्जी 100% कितना हो जाएगा एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू का निकालते हैं। हम 96 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 47 कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा, कोई निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा भाई? मेरी एक्स की वैल्यू आएगी 195,659.57। ये मेरे पास आंसर आ रहा है जूल्स के अंदर, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू किलो जूल्स। तो मेरा जो आंसर आएगा दैट शुड बी 195.96 किलो जूल्स। ये आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है कहाँ से? गाइस कैन यू हियर मी? ये आपके यस। पास टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है Yes, sir. बंचन बर्नर से, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज फ्रॉम बंचन बर्नर। आयशा गॉट दिस थिंग? ये क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? ये या क्या है क्यू, व्हाट इज दिस क्यू? एनर्जी रिलीज बाय बंसन बर्नर। ठीक है, अब उन्होंने मुझे ना इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ जो है ना ब्यूटेन, क्योंकि देखो बंचन बर्नर के अंदर ब्यूटेन है मेरे पास, सो हम आई बी लाइक कि देखिए मुझे उसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की वैल्यू दी हुई है।
अब we have this formula, enthalpy change is equals to minus Q over N. What is my enthalpy change? That is minus 2877. एंड जो मेरे पास टोटल एनर्जी रिलीज है वो कितनी है? 19565 है, ठीक है। एंड मुझे मोल्स निकालने हैं ऑफ द ब्यूटेन, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं उसको वहां ले जाऊंगा। सो मैं इसको वहां लेके जाता हूँ एंड माई आंसर वुड बी 195.65 डिवाइड बाय 2877, माइनस कैंसिल हो जाएगा। मेरे मोल जा रहे हैं 0.068 समथिंग, मेरे पास मोल जा रहे हैं 0.068, 0.068, ये मेरे पास मोल जा रहे हैं, ठीक है। फिर अब मेरे पास फॉर्मूला था मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। मोल्स कितने हैं? 0.068 है। मास मुझे निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम आर? एम आर ऑफ 58 ब्यूटेन 58 58। 58 से मल्टीप्लाई करें, मास आ जाएगा 58 टाइम्स 3.94 3.94, तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट सी, ठीक है जी। अंडरस्टूड? यस ये एक बहुत यस अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इस तरह के एक आध क्वेश्चंस आई एम गोना ट्राई कि मैं इस तरह के एक आध क्वेश्चन आप लोग के टेस्ट में भी दूं। मुझे बात बताएं, एनर्जेटिक्स में और क्या क्वेरीज हैं? सर 5.1 क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74। ओके ओके ओके, 5.1 क्वेश्चन नंबर 74। आपने माशाल्लाह ये सारे कर लिए? नहीं सारे नहीं किए, वो मैं पता है मैं देख भी रही थी ना साथ साथ, और ये मैंने उस पे भी किए थे, स्कूल कॉलेज के लिए भी करने थे। अच्छा अच्छा, चले चले, अच्छा अच्छा। 74 पे आते हैं। वो 74 में हमसे क्या कह रहे हैं? इन द कन्वर्जन ऑफ compound X into compound Z, it was found that the reaction proceeded by way of compound Y, which could be isolated. The following steps were involved. Enthalpy change X से Y का पॉजिटिव है और Y से Z का enthalpy change नेगेटिव है। ओके, विच रिएक्शन? जो पहली स्टेटमेंट है उसको दोबारा देखते हैं। ये वाली स्टेटमेंट तो वेरी अंडरस्टूड है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। दे आर सेइंग इन द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड X into compound Z, it was found that the reaction proceeded by the way of compound Y, which could be isolated. Following steps were taken. ओके 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 ओके। अब आपने ना देखना है, पहले आपके पास केस में एक्स से वाई जा रहे हैं। एक्स से वाई में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब है कि आपको ऊपर जाना है, इजंट इट? बिकॉज देखो रिएक्टेंट से ना प्रोडक्ट वाला केस होता है, आपको ऊपर जाना है, तभी मेरा एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, वरना एंथैल्पी चेंज का पॉजिटिव होना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मतलब डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे पास मैं एक्स से वाई के केस में यहाँ भी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ भी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ भी ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं नीचे, यहाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ये तो गलत हो गया, पार्ट डी कैंसिल हो गया। फिर वो बोल रहे हैं वाई से जेड के केस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि मुझे ना ऊपर से अब कहाँ आना है? नीचे जाना है, ठीक है। अब ना हमारे पास ना इन दोनों केसेस में मैं नीचे जा रहा हूँ, तीनों में बल्कि, बट हमारा जो है ना पार्ट सी और पार्ट बी गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन पार्ट ए होगा। अब उस बात को जरा समझे, ये जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाएगा। आप लोगों को पहली बात बतानी चाहिए कि सर पहला रिएक्शन एंडो है, दूसरा एक्सो है, ओके। अब पता क्या होगा, इसकी खुद से रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाते हैं। पहला हमारे पास था एंडो, पहले एंडो का मतलब है सर ये रिएक्टेंट है, ठीक है। और मैं रिएक्टेंट से होता हुआ यूं एक्टिवेशन एनर्जी गुजारता हुआ आ जाऊंगा प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। पहले मेरे पास रिएक्टेंट एक्स था, मैं यहाँ से लेके वहां वाई तक आ गया, राइट। और फिर उसके बाद मुझे एक्सो पे जाना है। तो एक्सो का मतलब है कि देखें सर ये मेरे रिएक्टेंट जा रहे हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो अब मुझे इसको ऐसे बना के नीचे जाना पड़ेगा। ये जो हल्का सा जंप आ रहा है ना पहले वाले केस में, ये जो आपके पास जंप आ रहा है, दिस वॉज योर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, एंड दूसरे वाले केस में भी ना दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ऑफ कोर्स दो अलग अलग रिएक्शन है बेटा, दो सेपरेट रिएक्शन है आपके पास, दो एक्टिवेशन एनर्जीज आपको नजर आनी चाहिए। पार्ट बी और पार्ट सी पता है गलत क्यों है? बिकॉज उसमें सिंगल एक्टिवेशन एनर्जी की एरो नजर आ रहा है।
आपको ना दो पीक्स बनाना पड़ेंगी, ताकि आपके पास ना, क्योंकि ऑफ कोर्स सर दो रिएक्शन जो है तो दो एक्टिवेशन एनर्जीज है, पहले का बोला दूसरे का ये रहता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन पार्ट ए हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस। जी। सबको क्लियर है? उमर, हसन, हसन आपकी यस सर। माशाल्लाह पूरी क्लास में एक आवाज नहीं आई मुझे। जी सर। आप सबसे साथ। ओके जी, और बताएं और बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 को अगर देखते हैं, they're saying hydrazine is widely used as a rocket fuel because it reacts with oxygen as shown, producing environmentally friendly gases. Okay, despite its use as a rocket fuel, hydrazine does not burn spontaneously and oxygen. Okay, which statement explains why hydrazine does not burn spontaneously? पहली बात वो लिक्विड है, दूसरा द एक्टिवेशन इज टू हाई, एंड तीसरा है एन एन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखें, पहली बात तो पार्ट ए मैं कैंसिल करूंगा फौरन छुट्टे साथ ही, बिकॉज हाइड्रोजन इज लिक्विड से कोई मतलब सेंस नहीं है, एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सॉरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे भी कोई लिंक नहीं, बिकॉज अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो भी इट कैन बी द केस के मतलब वो बेसिकली फौरन से बर्न हो जाए, और कि वो स्पॉन्टेनियसली हो जाए। अब बात दो है, एक है पार्ट बी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ सर ये रिएक्शन जो है ना स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, मतलब खुद ब खुद रूम या आरटीपी पे नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर आप लोग को थोड़ा और समझाऊं तो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं हो रहा। उसका एक रीजन हो सकता है कि द एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई। पार्ट सी को जरा समझते हैं। पार्ट सी बेसिकली कह रहा है द एन एन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। अब देखो, ये स्टेटमेंट का ना बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अगर एन एन बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो एन एन बॉन्ड अगर स्ट्रांग होता मतलब बेसिकली नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड अगर मेरे पास ना रिएक्टेंट पे होते, तब मैं इस बात को कंसिडर करता। मैं तो यहाँ पे बेटा इस बॉन्ड को फॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को फॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता ना, देन आई वुड हैव सेड कि नहीं सर ये बॉन्ड वाज इज वेरी स्ट्रांग, सो इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रेक इट और समथिंग, बट राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक बेसिकली आई एम मेकिंग इट, सो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। एन एन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, ये ना किसी पेपर टू के अंदर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, आई रिमेम्बर दिस सॉर्ट ऑफ पार्ट, मतलब एक इस तरह के एक्सप्लेनेशन की रीजन आया था। तो एन टू का जो बॉन्ड है ना, दैट इज लाइक उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओके आई अंडरस्टैंड उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट इट हैज नो लिंक कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज वो प्रोडक्ट के अंदर है, अगर वो रिएक्टेंट के अंदर होता ना तो फिर एक कोई बात थी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा पार्ट बी। ओके, ओके जी, ठीक है। ओके ओके, और बताएं और बताएं। 78। 78, ठीक है जी। 78, ओके। 78 हमसे कह रहे हैं ये वाला, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग फोर एंथैल्पी चेंजेस आर शोन और राइट, व्हाट इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अच्छा देखो, ये भी काफी, ओ माय डेज, ये मैंने रीसेंट पेपर्स में भी देखा है। सेम सेम क्वेश्चन आई हैव सीन इन रीसेंट पेपर्स, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखो सेकंड आयनाइजेशन, सेकंड आई का पता है क्या मतलब है? कि आप सोडियम आयन से बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे, आप सोडियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। अब अगर आपको ये वाला रिएक्शन बनाना है ना, देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स और डब्ल्यू को लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मुझे बताएं आयशा, आप बताएं, अगर मैं डब्ल्यू को, मुझे अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा, तो कैन आई राइट जो इसका अपोजिट वाला रिएक्शन समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, सो एन ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सोडियम सोडियम गैस, राइट? यस और नो? जी, यस। ठीक है, ये मैंने क्या किया सर, डब्ल्यू उसको अपोजिट कर दिया, उसको मैंने उल्टा कर दिया, तो दिस रिएक्शन इज माय नेगेटिव डब्ल्यू, ओके। अब मैं एक्स को कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स वाला रिएक्शन ये रहा। हम्म, अब
अब मैं क्या करना है सर, कैंसिल आउट करना है. आई कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज माई एक्स रिएक्शन. ओके, आई कैन क्लियरली सी दिस थिंग दैट दिस सब्सटेंस एंड दिस सब्सटेंस, ये दोनों चीजें सेम है. तो मैं इनको तो कर दूंगा कैंसिल, तो ये मेरे पास ऐसे कैंसिल हो जाएंगे. एंड यू नो, अगर आप देखें ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, यहाँ एक रह जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद दिस रिएक्शन. ये आपके पास हो जाएगा x माइनस डब्ल्यू and Na2 plus plus electron, which is your basically the second ionization energy equation. So it's gonna be x minus w. इसका पार्ट भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन को बनाने के लिए w को उल्टा करना पड़ा और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ा. अंडरस्टूड? Yeah, yeah, okay. ठीक है. और बताएं, उमर, हसीब, गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर एनर्जेटिक्स P1? सर क्वेश्चन 15 करा दें. क्वेश्चन नंबर 15 5.1 का. यस. ओके, 15 पे आते हैं. अच्छा हाँ, 15 अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें. वो आपसे कह रहे हैं द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वन इज दिस. ये आपके पास एक रिएक्शन है. बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज मोस्ट लाइकली द वैल्यू फॉर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन टू. सो ये रिएक्शन वन है, ये रिएक्शन टू है. ठीक है. अब पहले वाले रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज की वैल्यू ना इज -114, राइट. तो हमारे पास जो दूसरे वाला जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन टू है, इसकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी बेसिकली ना -114 ही होगी. उसका रीजन क्या है कि अगर आप देखें तो इसके अंदर भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. और हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज अकरिंग व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड एंड बेस रिएक्शन. तो बेटा यहाँ पे अगर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो आई एम गोना से कि इन दोनों का जो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी ना, वो वेरी सिमिलर होगी. सो इट्स गोना बी पार्ट बी. लेट्स से अगर मेरे पास प्रोडक्ट में 1 मोल प्रोड्यूस हो रहे होते ना, तो फिर मैं उसको हाफ कर लेता. 4 होते तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता. बट यहाँ पे क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर ही हैं दोनों रिएक्शंस में, तो अगेन इनकी इंथैल्पी की वैल्यू वेरी सिमिलर हो जाएगी. ओके. ओके जी, और बताएं. 5.2, question number 9. 5.2 क्वेश्चन नंबर 9. ओके, फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 9 9 9 9. और नाइस वन, ये अच्छा है. Enthalpy changes that are difficult to measure directly can often be determined using Hess laws to construct an enthalpy cycle. Which enthalpy change is indicated by X in the enthalpy cycle shown? अच्छा जी, enthalpy that are different to measure directly can be often, ठीक है. Which enthalpy cycle, which enthalpy change is indicated by X in the enthalpy cycle? Okay, पहले वाले के अंदर ये जो F है ना, F, this is enthalpy in the formation of this part. ये आपके पास क्या है? enthalpy in the formation of carbon dioxide. ऑलराइट, ये जो x है आपके पास, ये x बेसिकली हो जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास हो जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. एंड मुझे वाटर की फॉर्मेशन पे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. सो अगर मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल. अब अगर हम इसके ना उस पे आते हैं ना, तो एक आपके पास √R1 ये आ गया और एक R2 ये आ गया. सो आपके पास ना इसका आंसर हो जाएगा पार्ट डी, विच विल बी +2. बिकॉज देखो अगर आप इस रिएक्शन को देखो ना, ये रिएक्शन है, मेरी बात सुनिएगा. ये मेरे रिएक्टेंट है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया. ठीक है.
तो R1 में मेरे पास मेजर रिएक्शन आ जाएगा। R2 की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो R2 में अगर आप देखो, आप भी नीचे आ रहे हो और ये एरो भी नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव का ही होना चाहिए। और ये रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, एंड यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 2 है। तो अगेन एरो सेम है, तो पॉजिटिव टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके, ओके 9 का पार्ट ये हो जाएगा। एक मिनट रखिएगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारे पास ये हो गया। और बताएं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि an important reaction in the manufacture of nitric acid is the catalytic oxidation of ammonia. For every mole of O2 that reaction in this way, दोबारा for every mole of O2 that reacts in this way, 181 kilojoules of energy is released. Okay, a factory makes this much moles of nitrogen monoxide every day. How many energy is released? ये kind of mole से related question है, but अच्छा question था। अब मेरी बात सुने, ये आपकी जो पहली स्पिन है, देयर सेइंग फॉर एवरी मोल ऑफ O2 दैट रिएक्ट्स 181.8 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो 1 मोल ऑफ O2 से हमें 181.8 किलोजूल्स की एनर्जी मिल रही है। देयर सेइंग उन्होंने 2.50 टाइम्स 10 मोल्स ऑफ N2O प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जरा ना, अगर हम आए ना, तो मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं, मेरी बात सुनिएगा, O2 और NO2 इनका बेटा 5:4 का रेशो है। और आपके पास ना कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के? दिस इज 2.50 टाइम्स 10 पावर 5। तो 2.50 टाइम्स 10 पावर 5 है, यानी ये x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2.50 टाइम्स 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास इसके जो मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 312.5 टाइम्स 10 पावर 3। ये मेरे पास आ रहे हैं मोल्स ऑफ O2। अब मेरी बात सुनिएगा, 1 मोल ऑफ O2 में ना, यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ O2 से आपको इतनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सॉरी नहीं, 1 मोल ऑफ O2 से you're getting 181.8 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको 181.8 किलो जूल्स है ना, इसको जरा किलो को हटाओ पहले, सबसे पहले टाइम्स 10 पावर 3 लगाएं, जूल्स। अब वो आपने जो है ना, 1 मोल से इतनी एनर्जी मिल रही है, आप इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। सो 312.5 टाइम्स 10 पावर 3 मोल्स है, उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। हम अपना ये जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 181.8 से। तो मेरा आंसर आ रहा है 56.812 टाइम्स 10 पावर 6। तो 56.812 का मतलब है हमारा ऑप्शन हो जाएगा पार्ट सी। ठीक है जी, गॉट ओके दिस थिंग। बात सबको समझ आ रही है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई जी मसला? नो सर ओके, बाकी सब बताएं। उमर, गॉट इट? Yes, sir. एंड उमर और हसीब बेटा, आप लोग को यस एनर्जेटिक्स में और कोई क्वेरीज हैं P1s में? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, एनीवेज तो फिर हम अपना जो टेस्ट है ना, वो फिर इस वीकेंड पे नहीं रखते, उसको फिर नेक्स्ट वीकेंड पे कुछ प्लान कर लेते हैं। क्योंकि फिर अभी आप लोग की ना रीडॉक की क्वेरीज नहीं आई है, मैं या तो उसमें थोड़ा सा कुछ और पार्ट भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करें, एक मिनट है,